हेलो गाइस, मैं स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 11th का जो हमारा चैप्टर 2 है ज्योग्राफी का, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, इसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 पहले जाके देखें जो मैंने कल ही अपलोड किया है। ठीक है, तभी आपको पार्ट 2 आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दो ताकि तुम्हारे दोस्तों को भी फायदा हो। और फटाफट लीड लगा लो और कॉपी पेन निकाल के साथ साथ रख लो ताकि फटाफट साथ में नोट डाउन करते चलना। ठीक है दोस्तों, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो देखो, उम्मीद है फर्स्ट चैप्टर अब जो फर्स्ट पार्ट है उसका सेकंड चैप्टर का आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, चित्र में ड्रॉ कर लेना क्योंकि ज्योग्राफी में ड्रॉ करके समझोगे तभी समझ में आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे का जानते हैं। आगे का जो टॉपिक है ना सौरमंडल, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर में सौरमंडल इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इसमें। अब इसमें हम ये जानेंगे कि सौरमंडल होता क्या है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं। ठीक है, ये जानेंगे। और हमारे ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं, कौन से ग्रह हैं, ठीक है, ये सब जानेंगे। तो देखो स्टार्ट कर रहा हूँ। सौरमंडल, सौरमंडल यानी पूरी गैलेक्सी है ना। सौरमंडल जहाँ पे बहुत सारे तारे रहते हैं, सूर्य रहता है, चंद्रमा रहता है, उसके बाद ये ग्रह रहते हैं। ठीक है, इन्हीं सबको मिला के क्या बनता है, सौरमंडल। देखो जानते हैं हमारे सौरमंडल में ना, ये सब नोट डाउन कर लेना दोस्तों, लिख लेना फटाफट। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं टोटल, 8। ठीक है, कितने ग्रह, 8। एक और नौवां ग्रह माना जाता है प्लूटो को। प्लूटो को बोना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। एक मार्क का क्वेश्चन आता है कि नौवां ग्रह किसे माना जाता है, प्लूटो, बोना ग्रह के नाम से जाना जाता है उसे। 8 ग्रह हैं, प्रमुख तो 8 है। और निहारिका को सौरमंडल का जनक, एक नंबर का क्वेश्चन आता है निहारिका। निहारिका को सौरमंडल का जनक, सौरमंडल का जनक किसे माना जाता है, निहारिका को। ठीक है, अब देखो आगे, सौरमंडल में सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य एक तारा, ये अपना इसकी क्या है, अपनी एक चमक है। ठीक है, और बाकी जो तारे जो चमकते हैं उसका कोई अपना, तारों का अपना कोई चमक नहीं है, ये सूर्य की वजह से चमकते हैं। दिन में ये ग्रहण करते हैं इनकी किरणें और रात में चमकते हैं। ठीक है, सूर्य हो गया, उसके बाद 8 ग्रह हो गए, 63 उपग्रह। अब देखो, ग्रह यानी बड़े, उपग्रह यानी छोटे ग्रह से। ठीक है, लाखों छोटे पिंड मतलब गोले गोले, और पत्थर के जैसे होते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह यानी ग्रहों के टुकड़े। आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में, है ना, जो वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो घूम रहे होते हैं। ठीक है, या बालवीर में या कार्टून में या हॉलीवुड फिल्मों में आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं दिखाई देते हैं, उसी को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे ग्रह। और धूलकण तथा गैस, ये सब शामिल है। इसी से क्या बनता है, सौरमंडल। ठीक है, सौरमंडल में ये सारी चीज़ें भरी हुई है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भीतरी ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, भीतरी ग्रह, टोटल ग्रह कितने, 8। अब इन्हीं 8 ग्रह में से पहले के जो 4 ग्रह हैं इनको ना भीतरी ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन सा ग्रह, भीतरी। और जो 4 बाद के हैं उन्हें बाहरी ग्रह के नाम से जाना जाता है। देखो भीतरी ग्रह कौन सा है, अच्छा भीतरी ग्रह को ना दूसरा नाम पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पार्थिव ग्रह भी कहते हैं इसे। इसमें जो ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रहों को भीतरी ग्रह कहते हैं, यानी इनर प्लैनेट्स। पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, 2 नाम। ठीक है ना, 2 नाम है इसका। अच्छा, अब कहते हैं भीतरी ग्रहों को, भीतरी ग्रह कौन से नाम बताइए, तो नाम ये हो गए। अब कहते हैं भीतरी ग्रहों को पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं, तो भैया इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पार्थिव ग्रह इसलिए इन्हें कहे जाते हैं क्योंकि ये अन्य ग्रह, मतलब ये बुध, शुक्र और मंगल, ये तीनों पृथ्वी की तरह ही धातु और शैलों से बनी है। शैल यानी चट्टान, पत्थरों से, और धातुओं से बनी हुई है, खनिज वगैरह उनसे बनी हुई है। ठीक है, ये 4 ग्रह, इसलिए इनको किस नाम से जाना जाता है, पार्थिव ग्रह के नाम से, क्योंकि पृथ्वी के समान बने हैं। अच्छा, ये हो गया, नाम लिख लेना आता है। अब देखते हैं बाहरी ग्रह कौन सा है। तो इन चारों को छोड़कर जो बाहरी ग्रह है वो, इन चारों को छोड़कर जो अदर ग्रह हैं उनको बाहरी ग्रह के नाम से जाना जाता है, आउटर प्लैनेट्स, यानी जोवियन ग्रह। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या है, जोवियन ग्रह। कई बार पूछ लेता है जोवियन ग्रह के नाम बताइए, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि बाहरी ग्रहों को ही जोवियन ग्रह कहते हैं और भीतरी ग्रह को पार्थिव ग्रह कहते हैं। ठीक है,
अब देखो, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये 4 ग्रह हैं इसके। और एक और बात मैं बताऊं तो ये होते हैं छोटे और ये हैं इनसे बड़े। ये जो देख रहे हो भीतरी ग्रह से बड़े होते हैं पार्थिव ग्रह, ये सॉरी बाहरी ग्रह, ठीक है ना। और 8 में से सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा ग्रह का नाम बताइए, तो कौन सा है? बृहस्पति। समझ में आ गया? ये हो गए 8 ग्रहों के नाम पूछेगा एक साथ तो लिख देना। अब आगे आता है 2 नंबर का क्वेश्चन, ये कि विभेदन की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? आपके अभ्यास में भी है, देखो क्वेश्चन होगा, है ना। विभेदन की प्रक्रिया देखो, विभेदन की प्रक्रिया क्या है? तापमान की अधिक होने के कारण, तापमान अधिक, टेम्परेचर अधिक होने के कारण हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थ अलग होना शुरू हो गए। हल्के जो पदार्थ थे पृथ्वी के ऊपरी सतह में रह गए और भारी पदार्थ लोहा, जैसे भारी लोहा था ना, वो पृथ्वी के केंद्र में चला गया। इसी प्रक्रिया को बटने की प्रक्रिया का विभेदन कहा गया। देखो ड्रॉ करके समझाता हूँ। ये ठीक है, ये हो गया पृथ्वी। अब कहता है तापमान अधिक होने के कारण हल्के पदार्थ कौन हो? एल्यूमिनियम हो गया, टीन हो गया, ये सब। तो ये पृथ्वी के ऊपरी सतह में रह गए। कहाँ रह गए? ऊपरी सतह में, इधर, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर रह गए तापमान अधिक होने के कारण। जब इनमें विभाजन बटना शुरू हुआ, ठीक है ना, तो ये पृथ्वी के ऊपरी सतह में रह गए। और जो भारी घनत्व वाले पदार्थ है, जैसे लोहा हो गया, ठीक है, और सोना हो गया, ये कहाँ चले गए? पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी के बीच वाले हिस्से में चले गए। समझ में आया? तो इसी बटने की प्रक्रिया, यही जो बटा, ये ऊपर चला गया और ये बीच में चला गया। हल्का बीच में रह गया, हल्का रह गया ऊपर और भारी चला गया बीच में। तो इसी बटने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया? विभेदन। ठीक है ना, इसी प्रक्रिया को विभेदन कहा गया। समझ में आ गया? कितना आसान है, तो नोट डाउन कर लो आसान भाषा में, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा। समझ में आ गया ना? नोट डाउन कर लो, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल गाइस, इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, पार्थिव व जोवियन ग्रहों में अंतर बताइए। क्या है दोस्तों? पार्थिव व जोवियन ग्रहों में अंतर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 नंबर का, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको इग्नोर मत करना। कुछ लिखो ना लिखो, लेकिन ये जरूर लिख लेना, बहुत बार आया हुआ है। पार्थिव और जोवियन ग्रहों में अंतर बताइए, ठीक है ना, 5 नंबर में। अब देखो, जैसा कि पार्थिव ग्रह मैंने बता दिया कौन कौन से हैं, शुरू के 4, और लास्ट ग्रह कौन से हैं? जोवियन ग्रह लास्ट के, ठीक है ना। तो देखो पार्थिव और जोवियन ग्रहों में अंतर क्या है। पहला पॉइंट ये है कि भाई पार्थिव ग्रह जनक तारे के पास था, जहां तापमान, ठीक है, जहां तापमान अधिक था, जिससे यहाँ गैसें संघनित, मतलब एक तरह से ठंडा नहीं हो पाई। जबकि जोवियन ग्रह क्या था? अधिक दूरी पर था। जनक तारा ये जो है सूर्य, ठीक है ना, जनक तारा मान लेते हैं, तो इसके पास जो है ना वो था बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। शुरू के ये 4 इनर प्लैनेट्स, ठीक है ना, ये 4 ग्रह छोटे थे, जबकि जो 5वां ग्रह बृहस्पति और शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये 4 ग्रह ये बड़े थे इनसे, है ना। ये 4 छोटे हैं, अंदर के प्लैनेट, भीतरी प्लैनेट, और ये 4 बड़े हैं। जनक तारा ये सूर्य मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, तो कहता है कि भैया पार्थिव ग्रह जनक तारे के पास था। ये जो पार्थिव ग्रह मतलब पृथ्वी के समान बने, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, यही है ना, ये 4 ग्रह क्या कह रहा है? जनक तारे के पास था, जहां तापमान अधिक था। तो सूर्य के पास है, तो यहाँ पे तापमान अधिक तो होगा ही होगा ना, जिसकी वजह से क्या हुई? गैसें यहाँ पे ठंडा नहीं हो पाई। जबकि जोवियन ग्रह अधिक दूरी पर था। अब तो देख लो, ये 4 जो है ये ग्रह, ये काफी दूरी पर है ना, तो यहाँ गैसें क्या हो गई? संघनित हो गई, मतलब ठंडा हो गई, ठीक है। अब देखो, पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट है भाई सौर वायु, मतलब जो सौरमंडल में जो हवा चलती है वो सौर वायु सूर्य के ज्यादा पास थी, वह शक्तिशाली भी थी, जिसके कारण पार्थिव ग्रहों से गैसें और धूलकण सारा क्या ले गई? उड़ा के ले गई। सौर वायु सूर्य के पास थी। अब सूर्य के पास ये 4 पार्थिव ग्रह है ना। अब ये पार्थिव ग्रह
कहता सौर वायु, मतलब सूर्य के आसपास चलने वाली वायु, वो हवा बहुत ज़्यादा क्या थी, शक्तिशाली थी। ठीक है, अब शक्तिशाली थी, इतनी शक्तिशाली थी कि शुरू के मतलब अपने पास के 4 ग्रहों से धूलकण सारा क्या कर दी, उड़ा दिया। और आगे कहता है कि इसमें इतना पावर नहीं था, जोवियन ग्रहों का जोवियन ग्रह क्या थे, दूर थे। ये जोवियन ग्रह, ये दूर होने की वजह से सौर वायु में इतनी शक्ति पावर नहीं बची कि वे जोवियन ग्रह से भी धूल कणों को उड़ा ले जाए। समझ में आया, यही कह रहा है, जोवियन ग्रह से धूल कण उड़ा ले जाए। समझ में आ गया, इतनी ही पावर थी कि शुरू के 4 ग्रहों में उड़ा दी, बाद के ग्रहों में नहीं उड़ा पाई गैसे धूल कण। अब थर्ड, पार्थिव ग्रह छोटे थे, क्या थे, छोटे, किससे, जोवियन ग्रहों से। छोटे होने की वजह से यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ से जितनी भी गैसें निकली वो सब इन पर नहीं रुक सकी, मतलब इन पर, है ना, इस पर। और जोवियन ग्रह क्या थे, इससे बड़े थे। ये जोवियन ग्रह इससे बड़ा है ना, विशाल थी, जिसकी वजह से यहाँ पे सारी गैसें यहीं पे इनके पास ही, इन्हीं पे बनी रही। समझ में आया, ये था डिफरेंस। तो इन दोनों में डिफरेंस ही पूछता है। समझ में आया दोस्तों। और इसी का घुमा के क्वेश्चन देता है, पृथ्वी ग्रह पार्थिव है जबकि ज़्यादातर ग्रह गैसीय है। तो इसी वजह से है वो, क्योंकि यहाँ पे सारी गैसें यहीं पे रुकी रह गई, जोवियन ग्रहों में यहाँ से सारी गैसें उड़ गई। समझ में आया ना। अब देखो अगला ये क्वेश्चन है 1 नंबर का, जो तुम्हारा अभ्यास का क्वेश्चन है कि प्रारंभिक काल में पृथ्वी का स्वरूप कैसा था। अच्छा दोस्तों, ये मैंने ना आसान भाषा में लिख दिया है, बुक में थोड़ा काट छाट के लिखा हूँ, बुक में थोड़ा पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, ये मैंने थोड़ा आसान भाषा में लिखा, ठीक है ना, लिख लेना फिर। प्रारंभिक काल में पृथ्वी का स्वरूप कैसा था, मतलब शुरुआत में पृथ्वी कैसी दिखती थी, ये क्वेश्चन है। 1 नंबर का अभ्यास का क्वेश्चन है, कई बार आता है ये भी। तो शुरुआत में पृथ्वी ना चट्टानी थी, क्या थी, चट्टानी, मतलब पहाड़ी बहुत ज़्यादा था, और गर्म थी, और वीरान ग्रह थी, मतलब वीरान शमशान, कोई नहीं रहता था उस टाइम पे, जिसका वायुमंडल क्या था, विरल, मतलब कोई वायुमंडल वगैरह गैसे वैसे कुछ नहीं जीने के लिए, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बनी थी। उस टाइम पे हाइड्रोजन हीलियम सबसे अधिक गैसें की थी। समझ में आया ना, हो गया। अगला क्वेश्चन करते, कर लो फिर इसको। तो गाइस इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इसका अगला क्वेश्चन है चंद्रमा। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, ठीक है, इसके बाद ये हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। अब देखते हैं चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कब और किसने दिया। ठीक है, मतलब चंद्रमा कैसे बना, किसने दिया ये सिद्धांत, किसने दिया ये थ्योरी। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कब और किसने दिया, तब तो ये लिखोगे आप कि 1838 में सर जॉर्ज डार्विन, ये जो नाम है जॉर्ज डार्विन ने दिया। इसमें उन्होंने बताया कि शुरू में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमता हुआ क्या था, एक पिंड था, एक गोला था। ठीक है, देखो 1 नंबर का यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत किसने दिया, जॉर्ज डार्विन। कब दिया, 1838 में। ठीक है, अब अगर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तब तो ये आप लिखोगे यहाँ तक। ठीक है, देखो ज़रा नोट डाउन कर लेना फटाफट, ठीक है ना। कहता उन्होंने बताया कि शुरू में पृथ्वी चंद्रमा की तेजी से घूमता हुआ एक पिंड था। यह पिंड डंबल देखा है ना, जिम में जो होता है डंबल, जो बीच से पतला और किनारों से मोटा की आकृति में परिवर्तित हुआ और यह टूट गया, एक ये और एक ये। ठीक है, ये 2 हुए और इनमें क्या हुआ, एक बड़ा टकराव हुआ, ये दोनों आपस में टकरा गए और इसी टकराव को क्या नाम दिया गया, द बिग स्प्लैट। ठीक है, चंद्रमा का निर्माण इसी से हुआ, एक बड़ा टकराव। चंद्रमा का निर्माण किससे हुआ, एक बड़ा टकराव होने की वजह से। और इस बड़ा टकराव को किस नाम, किस सिद्धांत की क्या थ्योरी है इसका, द बिग स्प्लैट थ्योरी। किससे संबंधित है, यह भी क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि द बिग स्प्लैट सिद्धांत किससे संबंधित है, चंद्रमा से। समझ में आया, द बिग स्प्लैट सिद्धांत चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित है। अब देखो कहता है एक बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया, पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में चला गया। ठीक है, एक बड़े आकार का पिंड जो मंगल ग्रह से 3 गुना बड़ा था। अब ये मान लेते हैं ये हमारा है पृथ्वी। ठीक है, अब ये 2 पिंड हो गए, पृथ्वी से टकरा है, ये इससे टकरा गया, पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। ये मान लो अंतरिक्ष है, ठीक है, ये अंतरिक्ष है। अब ये ऐसे
टकराया तो इसका हिस्सा, एक हिस्सा क्या हो गया, टूट गया और टूटकर अंतरिक्ष में चला गया और यही पृथ्वी के कक्ष में चारों ओर घूमने लगा। चारों ओर क्या लगा, सराउंडिंग, चारों ओर घूमने लगा, मतलब पृथ्वी के कक्ष में आसपास, ठीक है ना, इसके कक्ष में घूमने लगा, जिसे क्या बना, आज का चंद्रमा बना। समझ में आया? बस हो गया, चंद्रमा बन गया। और चंद्रमा की उत्पत्ति 1 नंबर का क्वेश्चन है 4.44 अरब साल पहले हुई। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन ये भी है। अब आगे क्वेश्चन है भाई दोस्तों, ये हो गया हमारा कंप्लीट। वायुमंडल और जलमंडल का विकास कैसे हुआ? ठीक है, वायुमंडल और जलमंडल का विकास 5 नंबर का क्वेश्चन। तो वायुमंडल और जलमंडल का जो विकास हुआ ना, वो देखो कैसे हुआ। पहला कहता पॉइंट, आदिकालिक वायुमंडल गैसों का ह्रास। आदिकालिक वायुमंडल का ह्रास, जो वायुमंडल पहले गैसें थी, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह, ठीक है, बहुत मात्रा में, वो सब क्या हुआ, उनका ह्रास हुआ, कमी आई उनमें। ठीक, दूसरी अवस्था में क्या हुआ, 3 अवस्था है इसकी। दूसरी अवस्था में क्या हुआ, पृथ्वी के भीतर से, यानी पृथ्वी के अंदर से बहुत सारी मात्रा में भाप निकला और जलवाष्प निकला। जलवाष्प यानी जो जल वाष्प में बदल के उड़ जाता है, और भाप निकला जब, और बहुत सारी गैसें निकली। ठीक है, जब ज्वालामुखी फटती है, ज्वालामुखी आपने फटता हुआ देखा होगा, तो बहुत सारी गैसें, है ना, राख, धुआं, धूल, कण, ये सब निकलता है। ये सब कहाँ जाएगा, सब वायुमंडल में जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये दूसरी प्रक्रिया। तीसरी प्रक्रिया क्या रही, जैवमंडल का विकास। जैवमंडल का विकास कैसे हुआ, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की वजह से। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, ये किरणें कहाँ से आती है, सूर्य से, और वनस्पति इससे क्या करती है, अपना खाना बनाती है। समझ में आया, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करके। तो ये 3 प्रक्रिया रही जिससे क्या हुआ, वायुमंडल और जलमंडल का विकास हुआ। वायुमंडल का विकास हुआ, वायुमंडल के बनने से जलमंडल, पृथ्वी पर बरसात होने लगी, जल चक्र आ गया, जिससे जलमंडल बन गया। अब जलमंडल के बनने से क्या हो गया, पृथ्वी एक तरह से, यहाँ पे वायुमंडल भी आ गए, जलमंडल भी, जीने के लिए सारी सुविधा आ गई, और वनस्पति उगना शुरू। अब वनस्पति उगना शुरू तो वायु, ऑक्सीजन भी आना शुरू। ठीक है ना, ऑक्सीजन आ गई 21, कितनी, नाइट्रोजन हमारा 78% और ऑक्सीजन 21%। तो बस जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, यही चाहिए, जल, वायु और हवा। जल, वायु और क्या, वायुमंडल, जलमंडल, हो गया, बस बन गया। फिर समझ में आ गया? इस तरह से पृथ्वी पर क्या हुआ, जीवन का उत्पत्ति हुआ, जिसमें सबसे पहले वनस्पतियों का राज आया, फिर जानवरों का राज आया, फिर इंसान की उत्पत्ति। समझ में आया दोस्तों? तो चैनल अगर समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में फिर, तब तक के लिए बाय बाय। Oh my God! Wow!